तो लिबरलाइज बैंक रेमिटेंस स्कीम में जो परमिसेबल है क्या क्या चीज़ें हैं, तो प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री अदर देन नेपाल और भूटान। नेपाल और भूटान को छोड़ करके किसी भी कंट्री में जब हम प्राइवेट विजिट करते हैं तो वहाँ पे हमें ऑथराइज्ड डीलर को पावर दिया गया है कि वहाँ पे हम लोग पैसा भेज सकते हैं, जैसे बैंकों के द्वारा गिफ्ट और डोनेशन। इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा आगे आएगा कि कितना तक का गिफ्ट हम लोग दे सकते हैं। गोइंग एब्रोड फॉर एम्प्लॉयमेंट, गोइंग एब्रोड हम अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे भी हम लोग रेमिटेंस कर सकते हैं। इमिग्रेशन, जैसे हमने पूरा बोरिया बिस्तर बांध करके हमारा अमेरिका में शिफ्ट हो गए तो सारा हम जितना पैसा है ले जा सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव एब्रोड, कोई क्लोज रिलेटिव है उसका मेंटेनेंस करना है, उसको पैसा भेजना हर महीना 2 लाख 3 लाख डॉलर, तो उसके लिए भी हम लोग विदेश जा सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं। ट्रैवल फॉर बिजनेस बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल, कोई रेसिडेंट इंडिविजुअल है अगर वो विदेश जा रहा है बिजनेस करने के लिए, कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहा है, कोई ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जा रहा है, तो वो भी LRS के अंतर्गत परमिसेबल में आएगा। एक्कम्पेनिंग एंड अटेंडेंट टू अ पेशेंट गोइंग एब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, मान लो किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट में जाना है तो अपने किसी रिश्तेदार को लेके जाएगा ना साथ में, अगर वो अकेला मान लो बीमार है तो उसके जो मेंटेनेंस का जो एक्सपेंस होगा वो भी LRS के अंतर्गत वो ले जा सकता है। तो हमने देखा ये वीडियो हमारे पिछले वीडियो का कंटिन्यूएशन है। पिछले वीडियो में हमने परमिसेबल और नॉन परमिसेबल रेमिटेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसमें शेड्यूल 1 में क्या है, नॉन परमिसेबल रेमिटेंस, और शेड्यूल 2 में क्या है, परमिसेबल तो है लेकिन उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन, और उसके लिए हमें परमिशन लेनी होती है मिनिस्ट्रीज या किसी डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। अभी हम पढ़ रहे हैं परमिसेबल रेमिटेंस, रेमिटेंस फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल परमिसेबल अंडर द डेलीगेटेड पावर्स ऑफ द ऑथराइज्ड डीलर्स। ऑथराइज्ड डीलर्स कौन हो गए, बैंक। तो इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री, गिफ्ट और डोनेशन, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, ट्रैवल फॉर बिजनेस by residents individual, attending conferences or specialized training, and accompanying and attendance to the patient going abroad for medical treatment। ये सब चीज़ें जनरल चीज़ें हैं, ये हम लोग हमेशा इसको रटने की ज़रूरत नहीं, ये याद हो जाएगा कि प्राइवेट विजिट करेंगे तो परमिसेबल है, गिफ्ट किसी को देंगे परमिसेबल है, कोई एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे परमिसेबल है, इमिग्रेशन होगा यानी कि हमारा बोरिया बिस्तर बांध के कहीं और शिफ्ट हो गए वो परमिसेबल है, किसी क्लोज रिलेटिव को एक्सपेंस भेजना है वो परमिसेबल है, कोई बिजनेस ट्रिप के लिए जाना है जिसमें कि कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है या फिर कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है उसके लिए है, और कोई पेशेंट के साथ कोई अगर अटेंडेंट जाएगा उसके लिए, तथा मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए कोई पैसा भेजना उसके लिए है, पढ़ाई के लिए स्टडीज अब्रोड भेजना उसके लिए है, परचेज ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट सब्जेक्ट टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब कोई ऑब्जेक्ट खरीदना जो आर्ट से रिलेटेड है लेकिन वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में अगर वो बैन नहीं है तो उसके लिए है। अदर्स जैसे रेमिटेंस टुवर्ड हेल्थ इंश्योरेंस, कोई हेल्थ इंश्योरेंस उनको विदेश से कराना है उसके लिए। तो परमिसेबल हमने पढ़ लिया, लेकिन अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मान लो गिफ्ट हमने पढ़ा तो कितना कितना तक गिफ्ट हो सकता है, नेपाल और भूटान वाला जो है रेमिटेंस में क्यों नहीं आएगा, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री में मान लो नेपाल में हमको है तो LRS में हर एक जगह आप पढ़ेंगे 2,50,000 US डॉलर। अब मान लो इंडिया से नेपाल 2,50,000 जो है प्राइवेट विजिट में तो खर्च होगा नहीं नेपाल और भूटान में, वहाँ जाकर पता चलेगा उसको ब्लैक से वाइट कर लिया। तो इसीलिए नेपाल और भूटान को एक्सेप्शन किया गया, उनकी कुछ लिमिट्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो जनरल गाइडलाइंस क्या है कि कोई भी इस तरह के रेमिटेंस के लिए पैन कार्ड मैंडेटरी है,
बिना पैन कार्ड के अमाउंट नहीं जाएगा, चाहे कितना भी अमाउंट हो। लेकिन इसमें भी आगे कन्फ्यूजन है, आगे एक आएगा कि जहाँ पैन की ज़रूरत नहीं है, वो भी हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। तो मैं एक एक चीज़ पढ़ा रहा हूँ और मैंने ये सारी चीज़ें 2-3 बार तो कम से कम पढ़ ही ली है, इसीलिए मुझे याद आ जाता है। जैसे अभी यहाँ पैन कार्ड है लेकिन एक जगह लिखा रहेगा पैन कार्ड नहीं है, तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसको आप एक बार नोट कर लीजिएगा कि पैन कार्ड मैंडेटरी है, अभी यहाँ पे लिखा है, अभी आगे हम देखेंगे उसके बारे में कि कहाँ नहीं लिखा। तो रेमिट फंड अब्रॉड फॉर परमिसेबल स्कीम, परमिसेबल किस में है? शेड्यूल 3 में। और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, मतलब करंट अकाउंट में भी कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट। हमने करंट और कैपिटल अभी पढ़ा था इस चैप्टर की शुरुआत में ही, क्योंकि करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या है और कैपिटल क्या है, जिसमें एसेट और लायबिलिटी में चेंज होता है, तो उस ट्रांजेक्शन को करने से। कैपिटल का मतलब ये था पूंजी, और कैपिटल किससे रिलेटेड होता है? बैलेंस शीट में रहता है, और बैलेंस शीट किसका? एसेट का पार्ट है कैपिटल। तो एसेट में जब भी चेंज होगा या लायबिलिटी, तो वो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा। और करंट अकाउंट में हमने पढ़ा था प्राइवेट विजिट, ये सब क्या है? करंट अकाउंट है, जिसमें कि कोई एसेट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ लिख रहा है रेमिट फंड अब्रॉड फॉर परमिसेबल करंट और परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। दोनों में हम कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन में भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है ट्रांजेक्शन्स फ्रीली अलाउड अप टू ओवरऑल लिमिट ऑफ $250,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर। जो मैंने आपको अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि एलआरएस में हमेशा आप कहीं हर जगह लिखा देखेंगे $250,000, चाहे वो कैपिटल का करें या चाहे करंट अकाउंट का करें या दोनों मिला के करें। और हम कितनी भी बार कर सकते हैं इस लिमिट के अंदर, जैसे $2,50,000 की लिमिट जो है, अगर हम 10 बार $25,000 भेजें तो भी चलेगा, लेकिन एक साल में उससे ज़्यादा हम एलआरएस के अंतर्गत नहीं भेज सकते। अगर मान लीजिए कि कोई प्रोप्राइटरशिप आदमी जो है अपना पैसा भेजना चाहता है, तो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भेज सकता है। जैसे फर्म का पैसा हो, वो अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में भेज सकता है, लेकिन वो फर्म के नाम से उसका काउंट नहीं होगा। और फर्म को हमने अभी पहले पढ़ा था, इंडिविजुअल ही एलआरएस में आते हैं, एनआरआई नहीं आते हैं, एचयूएफ नहीं आते हैं, और कंपनी ये सब नहीं आते हैं। हमने पहले पढ़ लिया था चैप्टर के शुरुआत में ही कि एलआरएस में कौन कौन आते हैं। द स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल इंक्लूडिंग माइनर, और उसमें कौन कौन नहीं आते हैं? कॉर्पोरेट्स, पार्टनरशिप फ्रॉम एचयूएफ, ट्रस्ट और एनआरआई नॉट एलिजिबल। तो लेकिन प्रोप्राइटरशिप एक तरह से इंडिविजुअल ही, क्योंकि वो एक सिंगल आदमी चलाता है, तो वो अपना पैसा भेज सकता है अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैन अ प्रोप्राइटरशिप फर्म सेंड मनी अंडर एलआरएस? तो इसका आंसर होगा यस, इन हिज इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ द प्रोप्राइटर। और हम लोग इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड का यूज़ भी कर सकते हैं इन सभी ट्रांजेक्शन्स के लिए, ठीक है। Citizen of a foreign state other than Pakistan and resident in India on account of employment or deputation of specified duration for a specified job or assignments, the duration for which does not exceed 3 years, is the resident but not permanently resident. Such individuals are eligible to make remittance under LRS subject to deduction of TDS, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड एंड अदर डिडक्शन। इसमें हमने अभी पढ़ा था कि एनआरआई एलिजिबल नहीं, लेकिन ये जो पॉइंट बता रहा है, इस पॉइंट को हम लोग डिटेल से ध्यान से पढ़ना। ये लाइन क्या कर रही है? जैसे मान लीजिए कोई बंदा अमेरिका से भारत में आया एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक, या डेपुटेशन के लिए आया,
और वो यहाँ पे 2-2.5 साल से है, लेकिन 3 साल से अधिक नहीं हुआ, या 1 साल ही हुआ है सपोज, या 6 महीना हुआ है, तो वो बंदा जो है पाकिस्तान को छोड़ करके और किसी अदर कंट्री का है, इंडिया में रह रहा है, तो वो भी रेसिडेंट की तरह ही वो पैसा LRS में भेज सकता है। NRI नहीं भेज सकता है, लेकिन विदेश का आदमी जो इंडिया में किस वजह से रह रहा हो, या तो एम्प्लॉयमेंट की वजह से रह रहा हो या डिप्यूटेशन की वजह से रह रहा हो, वो यहाँ पे हमारे पैसा भेज सकता है यहाँ से, मान लो विदेश, LRS स्कीम एज एन इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी भेज सकता है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछेगा। क्वेश्चन पूछेगा राम ने जॉन, अ रेसिडेंस ऑफ भूटान, comes to India for an employment in the Tata consultancy service. He want to send money. भूटान वाला नहीं है, मान लो भूटान नहीं, वो मान लो इसका है, लंदन का। भूटान हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, नेपाल एंड भूटान में LRS नहीं चलता है। तो वो मान लो इंडिया आया है, whether he can send fund through LRS scheme, how much fund he can send, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहाँ पे हमें ये कंफ्यूज नहीं करना है। इंडिविजुअल भेज सकता है तो NRI नहीं भेज सकता। NRI इज आल्सो एन इंडिविजुअल, बट ही इज द रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बट ही इज रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, दैट ही इज कॉल्ड NRI। NRI का भी डिफिनेशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये मतलब मोटा मोटी बात में, मतलब ठेठी भाषा में इसको समझ लीजिए। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, वो दूसरे देश का आदमी हमारे यहाँ रहता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है या डिप्यूटेशन पे आया है, लेकिन उसका 3 साल से अधिक नहीं हुआ, वो 3 साल से कम ही हुआ है, तो वो अपना पैसा LRS स्कीम के तहत भेज सकता है। इज दैट क्लियर? मुझे लग रहा है कि ये क्लियर हो गया होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए डॉक्यूमेंटेशन, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एक फॉर्म होता है। जैसे हम लोग बैंकर्स हैं, बैंक से पैसा भेजते हैं, अगर जो फॉरेन ब्रांचेज में काम नहीं किए होंगे, फॉरेक्स ब्रांचेज में, तो जनरली उन्हीं में ऐसा होता है। लेकिन छोटी छोटी ब्रांचेज में भी कभी कभी लोग आते हैं, जैसे एजुकेशन लोन का पैसा भेजना है, तो जैसे मान लो कि उनको कोई और पैसा भेजना है, तो आते हैं लोग, तो उनसे क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लेना है। सभी बैंकों में कॉमन होता है, क्योंकि ये FEMA और RBI गाइडलाइन पे चलता है। तो इसमें फॉर्म A2 होता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये फॉर्म A2, which of the following form is necessary to send remittance under LRS? तो क्या हो जाएगा, फॉर्म A2। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने लिया भी होगा, तो ये हमें याद रखना है, फॉर्म A2। इसमें एक चीज़ लिखा हुआ है कि RBI डज नॉट प्रिस्क्राइब द डॉक्यूमेंट विच शुड बी वेरीफाइड बाय द AD while permitting remittance for various transactions, especially current account transaction. The following are the documents which generally need to be obtained while handling request from resident for remittance towards LRS. RBI ने कोई जनरल डॉक्यूमेंट नहीं बनाया, लेकिन ये डॉक्यूमेंट लेना है, इसका ये कहना है। और ऑनलाइन सबमिशन ऑफ फॉर्म A2 इज आल्सो अलाउड। और 25,000 तक यदि किसी को भेजना, $25,000 तक, तो उसमें सिंप्लीफाइड डॉक्यूमेंटेशन है, ज़्यादा डॉक्यूमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। AD बैंक अगर सेटिस्फाई है तो ले सकता है। और एक डिक्लेरेशन ऑफ फंड, सोर्स ऑफ फंड भी लेना। मान लो कि कोई, मान लो ब्लैक मनी है या टेररिस्ट फंड तो नहीं है, तो उसको हम लोग उतना तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे, तो एक डिक्लेरेशन ले सकते हैं। पैन नंबर लेना है, जितना भी अमाउंट क्यों ना हो, चाहे 10,000 का ही क्यों ना, पैन नंबर लेना है। कॉपी ऑफ कंफर्म टिकट एंड वीज़ा इफ रेमिटेंस फॉर ट्रेवल अब्रोड, अगर मान लो अब्रोड जाने के लिए उसको रेमिटेंस करना है पहले से, तो क्या करना है उससे, वीज़ा और क्या लेना है, वीज़ा और टिकट की कॉपी लेनी है, कंफर्म टिकट की। Whether the services of the tour operations are being availed, the tour operator can collect the amount from the resident individual either in INR or in FC, foreign currency, which case
in which case the tour operator can open a special foreign currency account ऐसा with a बैंक इन इंडिया। जैसे मान लो टूर ऑपरेटर के थ्रू पैसा भेज रहे हैं तो अपना एक स्पेशल फॉरेन करेंसी अकाउंट खोल के उससे ये लेन देन कर सकता है। और TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इसमें लिखा है टैक्स जितना भी एक्सचेंज करेंगे टूर ऑपरेटर के द्वारा हम लोगों को TCS जरूर काटना है। अब नेपाल और भूटान के बारे में आगे पढ़ेंगे, उससे अलावा हम पढ़ते हैं और इसके पॉइंट्स। रेमिटेंस अंडर LRS फॉर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए क्या क्या LRS के थ्रू रेमिटेंस होते हैं। तो मान लीजिए हमें प्राइवेट विजिट करना है टू एनी कंट्री अदर देन नेपाल, तो उसके क्या रेस्ट्रिक्शन है। Irrespective of the number of visits undertaken in a financial year, cash towards release of exchange can be accepted up to ₹50,000, beyond which transaction to be routed through account। मान लो हमें विजिट पे जाना है और कुछ कैश की ज़रूरत है, तो कितना भी विजिट क्यों न करें हम एक फाइनेंशियल ईयर में, हमको एक्सचेंज के लिए अगर रुपया लेके जाना है, मान लो हमको डॉलर वहाँ पे चाहिए, यहाँ से लेके जाएंगे तो 50,000 रुपया से अधिक के वैल्यू का डॉलर नहीं ले जा सकते। ठीक। फॉरेन करेंसी नोट्स में बी रिलीज इन अप टू लिमिट्स परमिटेड। 50,000 का हम लोग फॉरेन करेंसी नोट ले लेंगे। ठीक। और अनयूटिलाइज फॉरेन एक्सचेंज टू बी सरेंडर टू द AD विद इन 180 days फ्रॉम द डेट ऑफ द रिटर्न टू इंडिया। अब मान लिया हम इंडिया में वापस आया और हमको उसमें से $500 बच गया, तो हमको 180 दिन के अंदर उसको बैंक को लौटा देना, अपने पास नहीं रखना है। कितना तक रखना है वो भी एक लिमिट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट, कितना कितना तक हम लोग फॉरेन करेंसी नोट दे सकते हैं कैश में। फॉरेन एक्सचेंज इन फुल में बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी नोट और अप टू द कैश लिमिट स्पेसिफाइड बाय हज कमेटी ऑफ इंडिया। हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा जो प्रिस्क्राइब, जब हम लोग कोई हज करने जा रहा है तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जो प्रिस्क्राइब किया है उतना तक फॉरेन करेंसी दे सकते हैं, या फिर जो 50,000 का ये लगाया है 50,000 वाला रुपया वाला उतना तक भेज सकते हैं। इसके ज़्यादा जाएगा तो अकाउंट से जाएगा। अब मान लो अगर हमें इस्लाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया में जाना है, ईरान में जाना, रशियन फेडरेशन में जाना है, तो हम लोग जितना फुल एक्सचेंज भेज सकते, फुल पूरा पैसा भेज सकते हैं। लेकिन हज वाले में हज कमेटी जितना डिसाइड करेगी उतना भेजेंगे। लेकिन अगर हम लोग इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जाना है या फिर हमें रशियन फेडरेशन में जाना, चाहे वो रसिया हो, तजाकिस्तान हो, चाहे जो भी हो, रशियन फेडरेशन USSR में जो भी कंट्री जाते थे उसमें हम फुल ले जाते हैं, यानी 50,000 पूरा का पूरा ले जा सकते हैं। और ट्रैवल प्रोसेस टू इराक एंड लीबिया, इराक और लीबिया अगर जाते हैं तो $5,000 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते। और ऑल अदर कंट्री में हम लोग 3,000 ही ले जा सकते हैं। जैसे इराक लीबिया में 5,000 हो गया, रसिया और इस्लामिक रिपब्लिक में 50,000 रुपया हो गया, और अदर कंट्रीज में $3,000। ये याद रखना। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। रेमिटेंस अंडर LRS फॉर करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री अदर देन नेपाल एंड भूटान, irrespective of the number of visits undertaken in the financial year, cash towards release of exchange can be accepted up to 50,000, beyond which transaction to be routed through account। 50,000 से ज़्यादा कोई भी ट्रांजेक्शन होगा वो अकाउंट से होगा, और कैश हम लोग एक्सेप्ट कर सकते हैं, और फॉरेन करेंसी नोट हम उसके बदले रिलीज कर सकते हैं जितना लिमिट परमिट करता है। मतलब 50,000 तक का हम लोग कैश एक्सेप्ट कर सकते हैं, और उसके बियॉन्ड जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसको हम लोग अकाउंट से रूटेट कर सकते हैं। तो ये सब जो पॉइंट है इसमें ये लिखा है कि ऐसा नहीं कि 50,000 रुपया तक ही वो मतलब ले जा सकता है,
ये जो लिमिट दी गई है नीचे $5,000, मान लो कि डॉलर का रेट 110 रुपया हो गया तो भी वो $5,000 ले जा सकता है, लेकिन उसमें क्या कंडीशन है, 50,000 रुपया तक उसके बाय हैंड कैश दे सकता है वो, और बाद बाकी जो इसका एक्सचेंज में लगेगा वो अकाउंट से देगा। उसी तरह $3,000 तक वो कैश में 50,000 दे सकता है और बाद बाकी वो अकाउंट से देगा। हज कमेटी ने मान लो कि 1 लाख बोला कि 1 लाख ले जा सकते हो तो 50,000 रुपया वो कैश से दे देगा और 50,000 बाकी क्या देगा वो अकाउंट से। तो 50,000 का रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसमें। हज कमेटी मान लो 2 लाख कहेगी, 2 लाख ही ले जा सकता है। और इस्लामिक रिपब्लिक और ये रशियन फेडरेशन में जितना मन तितना पैसा ले जा सकता है, लेकिन 50,000 कैश में देगा और अकाउंट से रूटेड होगा। मान लो उसको 1 लाख रूबल ले जाना है तो 50,000 रुपया कैश से दे सकता है, 50,000 बाद बाकी जो रूबल का जो डिफरेंस आएगा वो अकाउंट से देना पड़ेगा उसको। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब गिफ्ट के बारे में लिखा है। गिफ्ट जो है कितना तक गिफ्ट भेज सकते हैं, किसको गिफ्ट दे सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। गिफ्ट कितना तक दे सकते हैं और गिफ्ट किसको दे सकते हैं। तो इसमें लिखा है कि कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन अ रिलेटिव, ये रिलेटिव को ही गिफ्ट दे सकते हैं। कौन कौन रिलेटिव हो सकता है, वो कंपनीज एक्ट में जो रिलेटिव की डिफिनेशन है उन्हीं रिलेटिव्स को हम लोग गिफ्ट दे सकते हैं। दे आर द मेंबर ऑफ HUF। कौन कौन आते हैं वो रिलेटिव के अंतर्गत कंपनीज एक्ट में, वो मेंबर होने चाहिए HUF के। जैसे मेरे भाई हो गया, मान लो 5 भाई हैं तो 5 भाई HUF के अंदर आएंगे, माता पिता आएंगे, ठीक, बहन नहीं आती। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वेदर अप्लीकेबल, HUF वाले में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ हो सकते हैं। वन पर्सन इज रिलेटेड टू अनदर इन सच ए मैनर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, दैट इज फादर इंक्लूडिंग स्टेप फादर। मान लो स्टेप फादर भी होगा, उसको भी भेज सकते हैं। मदर इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन इंक्लूडिंग स्टेप सन, डॉटर इंक्लूडिंग डॉटर को भेज सकते हैं। हालांकि वो HUF की मेंबर नहीं है, लेकिन ये सब पॉइंट्स है कि HUF के मेंबर को दे सकते हैं डॉटर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने डॉटर को भी बना दिया है, HUF का कहीं पे पढ़ रहा था मैं। डॉटर के हस्बैंड उनको भी भेज सकते हैं, ब्रदर को भेज सकते हैं, स्टेप ब्रदर को भी, सिस्टर स्टेप सिस्टर को भी भेज सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन है जो कंपनीज एक्ट 1956 में डिफाइन थे, लेकिन वो रिलेटिव में गिफ्ट देने में नहीं आते हैं LRS में। वो क्या है, स्टेप डाउटर को नहीं दे सकते हैं, दादाजी को नहीं दे सकते हैं, नानी जी को नहीं दे सकते हैं, नाना जी को नहीं दे सकते हैं, दादी जी को नहीं दे सकते हैं, पोते को नहीं दे सकते हैं, बेटे की पत्नी को नहीं दे सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन वाले तो जरूर याद रखने हैं। गिफ्ट किसको नहीं दे सकते LRS में, सन के मतलब पोता पोती वाला जितना है रिलेशन उसको नहीं दे सकते हैं। पोता पोती नाती ये सब जो भी है इनको हम लोग नहीं दे सकते। सिस्टर के हस्बैंड को नहीं दे सकते, लेकिन डॉटर के हस्बैंड को दे सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। सिस्टर के हस्बैंड को नहीं दे सकते, लेकिन डॉटर के हस्बैंड को दे सकते हैं। उसी तरह अपनी बहू को नहीं दे सकते, मतलब ये डॉटर सन्स डॉटर या सन्स डॉटर्स हस्बैंड उसको भी नहीं दे सकते हैं। डॉटर के हस्बैंड को दे सकते हैं, सन की वाइफ को भी नहीं दे सकते। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है सन की वाइफ में, यहाँ 2 बार लिखा है ना, सन्स सन्स, फिर सन्स सन वाइफ, फिर सन्स सन्स डॉटर।
बहू वाला लिखा नहीं है इसमें, इसको याद रखना है, बहू वाला है इसमें, यानी कि अपने पोतहू को दे सकता है। फादर को, मदर को, सन को, डॉटर को, डॉटर के हस्बैंड को, ब्रदर को, सिस्टर। ऊपर वाले में कहीं नहीं लिखा है कि वो सन की वाइफ को दे सकता है, और नीचे वाले में भी कहीं नहीं लिखा है कि सन की वाइफ है, इनको नहीं दे सकते हैं। स्टेप डॉटर है, नहीं देने वाले में। फादर्स फादर है, फादर्स मदर है, मदर्स फादर है, मदर्स मदर है, सन्स सन है, सन्स वाइफ, सन्स डॉटर, सन्स डॉटर, हस्बैंड, डॉटर सन। इसमें कहीं वाइफ वाला जिक्र नहीं है कि बेटे की वाइफ को दे सकते। इसके बारे में थोड़ा हम रिसर्च करेंगे, फिर बताएंगे। ए रेसिडेंट कैन नॉट गिफ्ट टू अदर रेसिडेंट्स, मतलब अदर रेसिडेंट को गिफ्ट नहीं दे सकते, ये भी बात। इन फॉरेन करेंसी और फॉरेन सिक्योरिटी फॉर द क्रेडिट ऑफ द लेटर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट हेल्ड अब्रॉड। अच्छा, मतलब कि कब नहीं दे सकता है कि वो उसके फॉरेन करेंसी अकाउंट जो विदेश में है उसमें पैसा जाने के लिए वो उसको गिफ्ट नहीं दे सकता। अगर देना है भाई तो तुमको कहाँ देना पड़ेगा, इंडिया में जो अकाउंट है उसमें तुम दे दो। A resident cannot give to other resident in foreign currency or foreign security for the credit of letters foreign currency account held abroad। अगर उसका फॉरेन करेंसी अकाउंट इंडिया में है तो दे सकता है, अब्रॉड में है तो नहीं दे सकते। इसमें बहुत बारीकी से पढ़ना पड़ेगा, इसमें कई क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको आगे डील करेंगे, थोड़ा पेशेंस से पढ़िए। मैं जान रहा हूँ कि मैंने कुछ मॉडर्नाइज तरीके से वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे पढ़ाने की स्टाइल अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगेगा डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।